वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ मार्केट पे लगातार हमारे साथ जानकार जुड़ी रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज भी हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्री संजय अग्रवाल, प्रमोटर एंड एमडी, और मनोज गुप्ता सर, जो कि सीएफओ हैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज के, वो मौजूद हैं। और दोनों ही मैनेजमेंट से बातचीत करने से पहले कुछ बेसिक डेटा आपके सामने रख देता हूं। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ का साइज करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास है। अब तक 3/4% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का हिस्सा 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज आखिरी दिन है और आज आईपीओ का दूसरा दिन है और 30 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 105 से लेकर 111 रुपए के आसपास है और 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें ओएफएस के जरिए 40 करोड़ रुपए होगा और जो लिस्टिंग है वो 3 जुलाई के आसपास रहने की बातचीत है। पहले दिन करीब 40% सब्सक्राइब हुआ था और दूसरे दिन ऑलमोस्ट 80% के आसपास से सब्सक्राइब हो भी चुका है। और जो बाकी डिटेल्स हैं उस पर अब बातचीत कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज दोनों ही मैनेजमेंट मौजूद भी है। तो सबसे पहले तो संजय सर नमस्कार आपको भी, और मनोज सर आपको भी नमस्कार। तो संजय सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बेसिक शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा संजय सर, क्योंकि कंपनी ने 200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और साथ साथ कुछ हिस्सा ओएफएस का भी है। लेकिन आपने जो रकम जुटाई है उसमें मेजर हिस्सा फ्रेश इशू की तरफ है। तो ये रकम का इस्तेमाल आप लोग किस साइड करने वाले हो? बेसिक कंपनी के कामकाज के बारे में जो आप दर्शकों को बताना चाहो। देखिए, हम फूड सिक्योरिटी में हैं। बेसिकली क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स एंड बायोलॉजिकल्स हम लोग बनाते हैं और 93 में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो ये फंड्स आएंगे 200 करोड़, इसमें 65 करोड़ हम वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे, 14 करोड़ हम लोग का एक कैपेक्स है, ड्राई फ्लूएबल प्लांट है, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, 12 करोड़ की आईपीओ एक्सपेंसेस हैं और 34 करोड़ का एक लोन रीपेमेंट है, अराउंड 40 करोड़ का ओएफएस है और बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। ओके, तो संजय सर जो मैं पढ़ पा रहा हूं उसके हिसाब से प्लांट न्यूट्रिएंट आपका मेजर बिजनेस है। करीब 90% के आसपास का रेवेन्यू शायद आप लोग वहां से जनरेट करते हो। सॉरी, क्रॉप प्रोटेक्शन आपका मेजर बिजनेस जहां से मेजर रेवेन्यू आता है। सेकंड नंबर पे आता है प्लांट न्यूट्रिएंट और थर्ड नंबर पे आता है बायोलॉजिकल्स। तो एक पार्ट की मेजर मतलब इसके क्लाइंटल कौन कौन से हैं, एक दूसरा जो मार्जिन की सिचुएशन है वो किसमें हायर साइड पे रहती है? संजय सर ये सवाल आपसे है। हाँ, तो हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन में हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में दो पार्ट्स हैं, एक फॉर्मुलेशन और एक टेक्निकल। हम लोग टेक्निकल्स भी बनाते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में है और हमारा जो बायर सेगमेंट है वो 3 कैटेगरीज में है। एक B2C बायर्स हैं हम लोगों के, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैन इंडिया। एक हमारा ओवरसीज बायर्स हैं, करीब 34 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक हमारा B2B बिजनेस है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेल्स के हमारे बिजनेस चैनल पार्टनर्स हैं, जो देश में जितनी भी एग्रोकेमिकल्स की कंपनीज हैं उनके साथ हमारा बिजनेस रहता है। तो जो टेक्निकल्स हम बनाते हैं और हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, वो बिजनेस हमारा उनके साथ रहता है। तो ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स में हम लोग काम करते हैं, B2B, B2C और ओवरसीज। ओके मनोज सर, एक चीज़ और, जो कंपनी का अभी नया आईपीओ फंड रेजिंग है, इसमें एक हिस्सा जो है वो आपकी जो कैपेसिटी है, स्पेशली सोनीपत वाली कैपेसिटी, उसके फर्दर एक्सपेंशन के लिए आप यूज़ करने वाले हो। अभी कंपनी की जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा है कंपनी के पास मेजरली 4 प्लांट्स हैं, जिसमें एक प्लांट की कैपेसिटी को आप फर्दर इन्हांस करोगे। सो अभी प्लांट्स कौन कौन से हैं, किस तरह की कैपेसिटी है, क्या यूटिलाइजेशन है उन जगहों पर? Sir, actually we have the 4 plants. Okay. One is in Jammu Kashmir, that is at Samba, and 3 plants are in Sonipat, 2 in Nathupur and 1 in Padwasni. We are already we are doing lot of capex in the Badwasni. We are having the 16 acres of land जिसके ऊपर हमारा प्लांट बन रहा है, and in that उसके अंदर जो 15 करोड़ का जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो डीएफ प्लांट के लिए है। Okay. और जो अभी आप आरएचपी में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख रहे हैं वो अराउंड 49 to 51% है, पर जो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनुअलाइज्ड है। एनुअलाइज्ड कैपिटल, हेलो
जी जी जी, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हेलो, या जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 49 to 51% है, ये एनुअलाइज्ड है। एक्चुअली वी हैव द टू मेजर सीजन, वन इज खरीफ एंड वन इज रवि। खरीफ इज द मेन सीजन, तो सीजन के टाइम पे वी आर ऑलरेडी यूजिंग 80 to 90%, बट व्हेन because of the some lean seasons and non season, at that time the plant is utilizing with very less capacity, so annualized capacity is coming around 49 to 51%. ओके, एक चीज़ और मनोज सर, जो मैं कहीं पढ़ा था कि कंपनी के जो बल्क कस्टमर हैं उससे आप करीब करीब 68% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करते हो, और पैकेज कस्टमर से रफली 18% के आसपास, और जो ऑन साइट कस्टमर है उनसे 15% के आसपास। सो अगर इसको आप आसान भाषा में मुझे ही समझा पाओ कि कौन किस तरह के कस्टमर होते हैं जो बल्क में आते हैं, किस तरह के कस्टमर होते हैं जो पैकेज में आते हैं। सर एक्चुअली समथिंग फिगर्स आपकी कुछ कहीं हैं। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक होता है B2B कस्टमर, एक होता है B2C कस्टमर, और एक होता है एक्सपोर्टर जो ओवरसीज कस्टमर्स है मेरा। ठीक है। B2B कस्टमर्स मेरा होता है इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, जिसे हम टेक्निकल्स सेल करते हैं। जो टेक्निकल हमारे टेक्निकल फैक्ट्री में बनता है और कुछ हम इंपोर्ट्स करते हैं, वो सेल होती है। दैट इज अराउंड इन FY24 इट वाज 35%। एक्सपोर्ट सेल मेरी जो FY24 के अंदर रही है, दैट इज 13%। और जो मेरी B2C, जो मेरे स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं, उनके पास में वो रहती है करीब करीब बैलेंस की सेल्स। ओके ओके, एक चीज और which is around 52%. ओके संजय सर, ओवरसीज बिजनेस को लेकर अभी क्या सिचुएशन है और कौन कौन से नए मार्केट्स जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो? देखिए, ओवरसीज बिजनेस में हम लोगों का शुरू से रहा है कि हमारी प्रोडक्ट बास्केट, हमारा नेटवर्क, हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज स्कैटर्ड रहें, ताकि वी डोंट हैव ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो हम लोगों का बिजनेस ऑलरेडी 34 कंट्रीज में हम लोग करते रहे हैं, और अभी हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारा साउथ ईस्ट में जैसे वियतनाम में हम लोगों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लैटिन में, हमारा ब्राजील में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल्स का एक्सपेंशन प्लान है, इक्वाडोर में अभी हमारे रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं। इसके अलावा मैक्सिको है, मोरक्को है और स्पेन है। यहाँ पर हमारे कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर है। ऑलरेडी हम लोग 34 कंट्रीज में हैं और अभी एक्सपेंशन जारी है, क्योंकि रेगुलेटेड बिजनेस है, रजिस्ट्रेशंस पाइपलाइन में है। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशंस आते रहेंगे वैसे वैसे बिजनेस हम ग्रो करते रहेंगे। और एक चीज़ और संजय सर, क्योंकि जो जो मेरी समझ कहती है कि शायद R&D पार्ट बहुत क्रूशियल पार्ट रहता है आपके बिजनेस के लिए। सो R&D पार्ट को लेकर क्या आप लोगों का मतलब कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो और क्या गाइडेंस रखते हो गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, इन चारों में एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है, और यहाँ पर हमारी साइंटिस्ट हैं। बेसिकली मार्केट गैप एनालिसिस रहता है, कुछ शॉर्ट टर्म रहती हैं हमारी R&Ds, कुछ मिड टर्म रहती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रहती हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो वो रहता है जैसे प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन रहते हैं, और जो कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी नए लॉन्च हुए हैं वो हमें भी अपनी बास्केट में ऐड करने रहते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स में रहते हैं। मिड टर्म प्लान्स में हमारी जो एक पाइपलाइंस है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेशन टाइप्स होते हैं, जैसे जो हम DF प्लांट लगा रहे हैं वो भी एक ड्राई फ्लोएबल टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही जेल प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसे ही माइक्रो एमल्शंस आते हैं, ZC प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हम लोग डेवलप करते रहते हैं ओवर द पीरियड। और अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं, उसमें भी कुछ ऑफ पेटेंटेड टेक्निकल्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में होने जा रहे हैं। हमारी पास्ट की ट्रेजेक्ट्री भी रही है, तो हमारा वो एक मिड टर्म डेवलपमेंट प्लान रहता है, ताकि आने वाले टाइम में जैसे ही अपॉर्चुनिटी रहे और मार्केट में गैप एनालिसिस रहे तो वो हम लॉन्च कर पाए, और हम ये पास में करते भी रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान में हम लोगों का रहता है कि कुछ डिस्कवरी मॉलिक्यूल्स, कुछ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स, ऑलरेडी हम लोगों के पास 3 पेटेंट्स हैं जिसके ऊपर फील्ड रिसर्च भी चल रही है। तो ये लैब टू लैब का R&D का प्रोसेस है, लैब की R&Ds भी रहती हैं और फील्ड की R&Ds भी रहती है। ओके मनोज सर, 2 चीज़ें, एक तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस की अगर रेवेन्यू को आप सेग्रीगेट कर पाओ
तो कितना डोमेस्टिक परसेंट है, कितना इंटरनेशनल बिजनेस है? दूसरा, मार्जिन वाला साइड किसका हायर है, या क्या ब्लेंडेड मार्जिन सेम साइड पे रहता है? और तीसरा, आपका जो यूनिट है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोग बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो अपनी यूनिट्स को लेकर, तो वो आपको शायद सपोर्ट करता है मार्जिन्स के लिए, वहां से कैसे हेल्प उठा रहे हो आप? सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरा जो मार्च 24 के अंदर रेवेन्यू रहा है उसमें 13% एक्सपोर्ट्स था, बाकी का डोमेस्टिक था। ओके। सेकंड आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू मार्जिन्स, आई एम राइट? जी सर। तो मेरा जो मार्जिन्स रहे हैं 24 के अंदर, वो एक्सपोर्ट्स में रहे हैं अराउंड 16%, और जो जैसे मैंने आपको बताया B2B बिजनेस, उसमें 7%, और ब्रांड में 41%। ब्रांड के अंदर भी वी हैव द थ्री पार्ट्स। वन इज द प्लांट न्यूट्रिशन, वेयर वी हैव द gross margins averagely is 58%, but few products are there where we have the margins of around 80 to 90% also. Biologicals में हमारा margins रहता है 69%, और crop protection में 30%। सो ओवरऑल ये 41% के करीब आ जाता है। ब्लेंडेड जो ग्रॉस मार्जिन है वो अराउंड 25 to 26%। ठीक है। और तीसरा सवाल था बैकवर्ड इंटीग्रेशन को और लेके। थर्ड क्वेश्चन, sir, we have the one technical plant. Few products we are already manufacturing in N-2 and N-1, where we are doing। मेरे ख्याल से टेक्निकल के लिए संजय जी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उस चीज को। इनफैक्ट संजय सर के साथ तो मतलब मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि संजय सर को 30 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में। तो संजय सर, आपने तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इस पूरी इंडस्ट्री का, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में पहली चीज़ तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपने किया है, इससे आपके मार्जिन जैसे बेटर हो रहे, तो इसमें तो आप अपना व्यू दीजिए ही। प्लस इस इंडस्ट्री के ट्रेंड को आप कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आप कैसे बदलाव देखा आपने, और गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड जिसको आप रीड कर रहे हो? देखिए, पहले मैं मार्जिन्स की बात करता हूँ। मार्जिन्स में हम लोगों का टेक्निकल हम लोग बनाते हैं, ये हमने 2013 में शुरू किया था, और टेक्निकल्स में भी कुछ इंटरमीडिएट्स भी हैं जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। तो उससे हमें नॉट ओनली फॉर मार्जिन्स हमें एज मिली, बट डेफिनेटली एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होने से हम लोगों के B2B बिजनेस में भी बेटरमेंट हुई, और हम एज अ बार्टर इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर पाते हैं। ठीक है। और जहां तक मैं अपने ट्रेंड की बात करूं, इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करूं, तो मैंने जब 93 में ज्वाइन किया था तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था उस टाइम पे, और फार्मर्स की अवेयरनेस एक काफी चैलेंज रहा करता था। हमने उस टाइम पे इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझा। हमने न्यूट्रिएंट से अपनी कंपनी की शुरुआत की, फिर ओवर द पीरियड हमने क्रॉप प्रोटेक्शन ऐड किए, अपने ओवरसीज बिजनेस ऐड किया। सो वी बिल्ट अप ब्लॉक्स ईयर आफ्टर ईयर, और इंडस्ट्री में काफी चेंज आया है। खास तौर से अगर मैं पिछले 5-7 साल की बात करूं, तो इंडिया हैज बिकम नाउ अमंगस्ट टॉप 5। अगर स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अक्रॉस द ग्लोब एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये अपने आप में शो करता है कि अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी हैं आने वाले टाइम में। और हम लोग क्योंकि तीनों वर्टिकल्स में हैं, हम क्रॉप प्रोटेक्शन में भी हैं, हम बायोलॉजिकल्स में भी हैं, हम न्यूट्रिएंट्स में भी हैं, और इसमें खासतौर से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि माइंडसेट हम सबका खासतौर से कोविड के बाद चेंज हुआ कि इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। तो पौधे की इम्यूनिटी भी बहुत जरूरी है, और न्यूट्रिएंट्स की कॉन्शियसनेस। आज हम कुछ चीज परचेज करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो न्यूट्रिशंस कहाँ से आएगा? वो आएगा सॉइल से मिलेगा। सॉइल्स में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के लिए हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी ओवर करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोडक्ट का रोल है, जिनको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं, स्पेसिफिकली बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं। तो ओवरऑल इंटीग्रल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों स्ट्रीम के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, और फ्यूचर इंडस्ट्री का काफी ब्राइट है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया, और हम लोग ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी काफी अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। तो संजय सर, एक चीज़ और अपनी समझ के लिए पूछना चाहूँगा
क्योंकि आपके जो इनपुट प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट पे बहुत कुछ इफेक्ट आता है, बहुत वोलेटाइल कॉस्ट प्राइसिंग होती है। सो ये कितना बड़ा थ्रेट है गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री के लिए या अदरवाइज? और दूसरा, डोमेस्टिक फ्रंट पर कोई ऐसे रीजन्स भी हैं जिनको आप मेजरली केटर करते हो, हिंटरलैंड्स या एग्रीकल्चर एरियाज, या पैन इंडिया में ही आपको मार्केट दिखता है? तो पहला क्वेश्चन आपका था कि इनपुट प्राइसेस को लेकर। इनपुट प्रेशर जो है, तो ब्रॉडली जो हमारी सेगमेंट्स है, जैसे अगर मैं बायोलॉजिकल्स और न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, ये सारा मेजरली डोमेस्टिक और R&D बेस्ड और इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें कोई प्राइस प्रेशर नहीं रहता है, और इसमें बेसिकली ये हम लोग प्रोडक्ट से ज़्यादा सॉल्यूशंस बेचते हैं। वी बिलीव कि हम जितने बढ़िया सॉल्यूशंस देंगे, हमारी कई यूनिकनेस हैं प्रोडक्ट्स की, तो उसमें इतना प्राइस प्रेशर नहीं रहता है, और हम लोग मार्केट डिमांड क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं। हमारे जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हैं उनमें डेफिनेटली कंपटीशन रहता है, और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि नए से नए प्रोडक्ट्स हम हर साल ऐड कर पाएं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक मिल्किंग पीरियड होता है। तो इनिशियल ईयर्स में डेफिनेटली वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, फार्मर्स के लिए भी एडवांटेज होता है, तो उसमें हम अपने मार्जिन्स को बेटर कर पाते हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हैं ताकि हम अपनी बॉटम लाइंस को मेंटेन कर पाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। संजय सर आपका भी, और साथ साथ मनोज सर आपका भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलमोस्ट IPO आप लोगों का सब्सक्राइब भी हो चुका है। अब उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया लिस्टिंग भी गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगी, और एक अच्छी एग्जीक्यूशन प्लान भी आप लोगों के आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय हमें देने के लिए, और हमसे बातचीत करने के लिए, और तमाम डिटेल्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। ऑलमोस्ट IPO सब्सक्राइब हो चुका है 0.82%, मोटा मोटा 82% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। लेट्स सी ये डे एंड तक ही पूरा नंबर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों को, और हैप्पी वीकेंड, और गोइंग फॉरवर्ड बेस्ट विशेस फॉर योर IPO। लौटते हैं। आस्था मैम, आपने तमाम मैनेजमेंट की बातचीत भी सुनी, और IPO पे आपसे व्यू ना लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है? आपने क्या व्यू रखा है इस IPO को लेकर? क्योंकि सो फार तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो भी बेहतर दिखाई पड़ रही है, फ्रेश इशू भी है। आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, पहला तो ये कंटिन्यू इसमें प्रोडक्ट लॉन्चेस हम देख रहे हैं, हायर मार्जिन इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी R&D ड्रिवन इनकी पाइपलाइन है, और 288 प्रोडक्ट्स हैं, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। एक ही चीज मुझे लगती है कि थोड़ा सा प्राइसिंग और अगर ये रीजनेबल लेवल पे लाते तो और भी अच्छा हो जाता। तो हमारी तरफ से रेटिंग इस पे सब्सक्राइब की है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अगर इसमें सब्सक्राइब करना है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये IPO में लगाया जा सकता है। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। मेजर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी सब्सक्राइब की ही राय यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर आस्था मैम की राय को ही आप मान के चलें तो भी आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि इज़ द केविएट। तो फिलहाल वाह के IPO को ही समेटते हैं। वाह क्या IPO है। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें, और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।